नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, थोड़ा सा एक लंबे समय अंतराल के बाद जो है आप लोगों से फिर से मुखातिब हूँ। आप लोग के प्रैक्टिस सेट को लेकर। एक्चुअली होली का जो है त्यौहार था, तो इसमें जो छुट्टी मैं आ गया था घर पे, तो घर पे आप जानते हैं होली त्यौहार में कितना बिजी शेड्यूल रहता है, तो समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ। किंतु अब नियमित रूप से आप लोग का वीडियो जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा आज से। तो बीआरएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2024 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के जो वॉल्यूम 2 है, इसके सेट नंबर आज 12 को कवर करेंगे हम लोग। यदि आप चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन। आपको बता दूं, इसमें हम लोग एक थ्योरी को एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कंफर्म और याद होते चले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और यह जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। और 1904 में किसका कार्यकाल था, तो आप सभी को पता होगा कि 1899 से लेकर 1905 तक जो है कार्यकाल था, यह लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपको पुलिस आयोग, अकाल आयोग का गठन किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का जो विभाजन है, ठीक है, सन 1905 ईस्वी में करने की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय ही किया गया था। और देखिए, आधुनिक आधुनिक भारत का औरंगजेब लॉर्ड कर्जन को ही कहा जाता था। क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता था, याद रखिए, लॉर्ड कर्जन को कहा जाता था। किसने कहा था, ये क्वेश्चन से पूछ सकता था, तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था। एक क्वेश्चन आपका आएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया था, सन 1861 ईस्वी में किया गया था। और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, तो यह आपको पीटी उषा बनी है। देखिए, पीटी उषा एक एथलीट रह चुकी, यानी कि यह एक धावक थी, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में जो है यह राज्यसभा के उप सभापति हैं। याद रखिए, राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो याद रखिए ये आपको पीटी उषा है, और राज्यसभा के सांसद भी हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य आपको नीता अंबानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो भारत क्या है। तो देखिए, नमो भारत जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल है। क्या, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। ठीक है, अब पहले इसका नाम था रैपिड एक्स, पहले इसका नाम रैपिड एक्स था। ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके नमो भारत कर दिया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रैपिड एक्स का नाम अब क्या कर दिया गया, तो इसे नमो भारत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए, यूएनओ, तो यूएनओ के जो है कितने अंक है, 6 अंक है। 6 अंगों में से एक अंग जो है सुरक्षा परिषद है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में 5 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं, और 10 सदस्य जो है ये अस्थायी होते हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्षों के लिए इनका निर्वाचन होता है। किंतु जो 5 सदस्य इनके पास वीटो शक्ति होता है, जो कि किसी भी मामले को प्रस्तावित करने के लिए इन पांचों की सहमति आवश्यक है। यदि एक देश भी इनमें से वीटो पावर का प्रयोग कर देता है, तो फिर उस विधेयक को जो है रोक दिया जाता है। ठीक है, तो इसके 5 जो अस्थायी सदस्य है, उसमें से आपको रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा वो ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य है। जापान जो है अस्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न जो है आपको एग्जामों में पूछा हुआ है। तो लौह अयस्क की खान जो बादाम पहाड़ है, यह आपको उड़ीसा राज्य में है। कहाँ, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, देखिए, और उड़ीसा राज्य में अन्य भी लौह अयस्क के जो है आपको खादान है। ठीक है, उसमें से आप याद करिए, दैतारी, सूलेपात, बरजुआ, गुरु महिसानी, यह सब लौह अयस्क आपको उड़ीसा राज्य में है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का सही क्रम क्या है। यदि हम देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, ठीक है, ये उत्तर हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा काराकोरम। फिर आपको देखिए इसका सूत्र होता है के एल जे पर, ठीक है, यानी कलेजा पर। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाब, काराकोरम लद्दाख दूसरे पे हो जाएगा, फिर जास्कर तीसरे पे हो जाएगा, और चौथे पे फिर पंजाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3-1-2, 3-1-2-4, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। तो यह जो है
पाकिस्तान जो है भारत के साथ कच्छ का रण साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, मोबाइल फोन का प्रयोग करके यदि हम धन का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह करते हैं तो उसको हम IMPS कहते हैं। क्या IMPS? इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेफ्ट का प्रयोग होता है, इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। कभी कभी आपसे इस सब का फुल फॉर्म पूछ देगा, ठीक। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS जब 2 लाख से अधिक आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है तो फिर RTGS किया जाता है। तुरंत पैसा ट्रांसफर करना होता है तो IMPS कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान, जैसे भारत में भारत रत्न है, उससे पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है वह निशान पाकिस्तान है, किससे मिला था? तो यह जो है आपको मोरारजी देसाई को मिला है और यह एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें निशान पाकिस्तान मिला है। आपको बता दूं कि मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बने थे, उसके प्रधानमंत्री थे। इन्हें 1990 में जो है आपको निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था और जस्ट एक साल बाद 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो यह साहित्य तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। और ग्रैमी पुरस्कार जो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार। ये सारे जितने भी पुरस्कार है काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा, ठीक है। देखेंगे भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में आपको कोझिकोड को मान्यता दिया गया है। किसको? कोझिकोड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की जो इस बार थीम रहा वह रहा कि भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का शुरुआत जो है यह आपको सन 1881 ईस्वी में किया गया था। देखिए, टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती है जिसे हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, जिसमें से कौन कौन सा है याद रखिएगा। पहला तो होता है आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो कि जनवरी माह में होता है, जनवरी माह में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपको फ्रेंच ओपन होता है, दूसरा आपको फ्रेंच ओपन होता है जो कि फ्रांस में होता है। तीसरा आपको विम्बल्डन होता है, विम्बल्डन जो कि ब्रिटेन में यानी कि लंदन में होता है। और चौथा आपको यूएस ओपन होता है। ये 4 प्रतियोगिताएं हैं जो कि टेनिस से संबंधित, जिसे हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले याद रखिए जनवरी माह में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन और लास्ट में होता है आपको यूएस ओपन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलेंडी की ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको लियोनल मेसी को किया गया है। लियोनल मेसी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इन्हें यह खिताब 8 बार अभी तक मिल चुका है। रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है, बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती कर 90% लोग जो है इसको फेल जरूर होंगे इसमें, यानी गलत मारेंगे। आप लोग के ऊपर छोड़ते हुए रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है बताइएगा, ठीक है। देखिए, 16 से लेकर 30 तक का जो प्रश्न है यह आपको मैथ और रीजनिंग है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए, रोहतास का किला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, रोहतास का किला पंजाब के, ठीक है, जो सिंध प्रांत है, ठीक है, सिंध प्रांत के झेलम नामक एक शहर, वहाँ पे शेर शाह सूरी का नाम सुने हो, शेर शाह सूरी के समय में जो है बनवाया गया था। और यह जो है रोहतास किला भी वर्तमान का है पाकिस्तान में है, ठीक है। यह मुस्लिम वास्तुकला तथा ईरानी वास्तुकला के जो है इन दोनों का समन्वय यहाँ पे देखने को मिलता है। रोहतासगढ़ का किला यदि पूछे तो फिर भारत में, यह रोहतास का किला ओनली पूछ रहा है तो फिर आपका आंसर है यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान। 31 है, ठीक है। कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में आपको अनामिका कुमत, हुमैरा, देखो हुमैरा मुश्ताक बनी है। हुमैरा मुश्ताक जो प्रथम भारतीय कार रेसर बनी। इनका संबंध जम्मू एंड कश्मीर राज्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता प्रवेश हुआ था, यानी प्रांतीय प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो कब खत्म हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा यह हुआ था, ठीक है। देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम
अधिनियम के तहत जो राज्यों में दोहरा शासन था उसको समाप्त कर कर इसे केंद्र में लागू कर दिया गया था। कहाँ? केंद्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत वर्मा को, यानी जो म्यांमार है वर्तमान में, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था सन 1937 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के बारे में कहा जाता है इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा गया था। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी केंद्र दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया गया था। यह सन 1919 ईस्वी, यानी 1919 ईस्वी जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत लागू किया गया था। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी सन 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के महानिविधि निर्माता कौन थे? तो प्राचीन काल में जो विधि निर्माता थे यह आपको महर्षि मनु थे। ठीक है, जो सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है वह आपको मनुस्मृति ग्रंथ है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। दलित वर्गों का संघ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। किंतु सबसे पहले भारत में जो दलित आंदोलन की शुरुआत किया गया था वह आपको महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है गठन सन 1924 ईस्वी में किया था। कब? 1924 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना किया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना सन 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? वह छठ पूजा होता है। ठीक है, जिसमें भगवान सूर्य का उपासना किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, जिसे हम इस्कॉन के नाम से भी जानते हैं, कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह जो है आपको स्वामी प्रभुपाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, और 6 सदस्यों में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल होते हैं वह भी शामिल होते हैं। भारत के लिए जो मौद्रिक नीति बनाता है वह आपको आरबीआई के द्वारा ही बनाया जाता है, इसे याद रखिए, क्वेश्चन ये आता है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट डैश में स्थित है। तो सिंधु नदी जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस साइड में स्थित है आपको बताना है। तो यह जो है आपको पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो जो सबसे अच्छा निरूपण करता है, देखिए जो जीडीपी होता है हमारा, ठीक है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास। देखिए मूल्यह्रास का यहाँ मतलब होता है कि जो भी वस्तु बनाने में, ठीक है, वस्तुओं का घिसाव पिटाव, ठीक है, या जो वस्तुओं का हानि होता है उसको यदि हम जीडीपी में से निकाल देंगे, ठीक है, तो शुद्ध उत्पाद जो है बता देता है। तो क्वेश्चन 41 है, प्राचीन विद्वान पाणिनि डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पाणिनि को किस के लिए जाना जाता है? तो पाणिनि ने एक व्याकरण पर जो है किताब लिखा था, ठीक है, जिसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। तो याद रखिएगा संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का किताब लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक आता है। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी पर ही एक टीका लिखा गया था, किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा, जिसका नाम था महाभाष्य। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, महाभाष्य किसने लिखा है? याद रखिए पतंजलि ने लिखा था, और अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए आगरा नगर की स्थापना सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1506 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाई थी। सिकंदर लोदी ने महिलाओं को मज़ारों पर जाने से मना भी किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 43, जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? तो इसको भारत ने जीता। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने पहली बार यह खिताब जीता। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। देखिए अबुल फजल जो था यह अकबर के नवरत्नों में से एक था, और इसकी हत्या जो है जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दिया गया था। वीर सिंह जो बुंदेला है इसको सम्मानित किया था किसने? जहांगीर ने। यह आपको एक मुगल जागीरदार था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो अवध को देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। इसी के द्वारा जो है
कुशासन का आरोप लगाकर जो है उसे मिला लिया जाता था, और कुछ राज्यों को उत्तराधिकारी नहीं होने पे उसे मिला लिया जाता था। तो राज्य जो आपको अवध को मिलाया गया था, वह कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन 46 से लेकर आपको 60 तक जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। 61 नंबर आप देखेंगे हम, निम्नलिखित में से आप क्या करना है, सही जोड़ा जो है मिलाएं, बताना है आपको। देखिए 1950 और 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का जो लक्ष्य था वह क्या था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें भारत की जो विदेश नीति थी उसका सिर्फ इतना ही लक्ष्य था कि वह क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखे और अपनी संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास कर सके। ठीक है, पंचशील का अर्थ था कि शांतिपूर्ण स्व अस्तित्व के 5 सिद्धांत, यानी शांतिपूर्ण के लिए 5 सिद्धांत पंचशील में दिया गया था। ठीक है, एक का 2 हो गया, 2 का आपका 3 हो गया। ठीक है, और देखो बाडूंग जो सम्मेलन था ना, इसमें था कि बाडूंग सम्मेलन के अनुसार इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। सही, और दलाई लामा जो थे यह आपको तिब्बत के एक धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत आ गए थे। ठीक है, तो ये आपको हो गया इस तरह से। ए का हो गया 2, 2 का हो गया 3, सी का हो गया 4, ए का 2 3, ए ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिए मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है द्विवेही है। मालदीव की राजधानी जो है आपको माले है, और इसका जो संसद का नाम है वो आपको मजलिस है। ठीक है, अभी ही भारत और मालदीव विवाद हुआ था जो कि चर्चाओं में रहा था। याद रखिए मालदीव को 8 डिग्री जो चैनल है, ठीक है 8 डिग्री चैनल, यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और मिनिको जो है भारत का क्या है, यह द्वीप है जो कि लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नायपीदो निम्नलिखित में किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। नायपीदो, नायपीदो जो है यह म्यांमार का राजधानी है। भूटान का राजधानी थिम्पू है, नेपाल का काठमांडू है, अफगानिस्तान का काबुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तीनों जो है आपको क्लासिकल भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, देखिए तो याद रखिए सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया। तो याद रखिए यह 2006 में लागू किया गया था। कब, 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, कि धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना किया गया है। तो इसमें ग्राम कचहरी की व्यवस्था किया गया है। इसका ग्राम कचहरी का व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया है। तो इसके लिए जो है आपको मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ होने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए, यानी गांवों के लिए जो सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था। तो इसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि सन 1952 ईस्वी में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा सन 1953 ईस्वी में चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए इस इन्हीं दोनों योजनाओं के जो कार्य था इसकी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है बलवंत राय मेहता समिति भी गठित की गई थी, जिसको हम लोग बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। और इसी समिति ने सिफारिश की थी किसकी, पंचायती राज व्यवस्था की। और इसी समिति के सिफारिश पर सन 1957 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और सन 1959 ईस्वी में ठीक है भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो जो उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है इसमें से यह कि योतो धर्मस्तु जया, यानी जहां धर्म है वहीं जीत वहीं है। अरुण, वरुण और तमूर नदियां किस नदी प्रणाली की हिस्सा हैं। अरुण, वरुण, तमूर नदियां जो है ये आपको कोसी नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। कोसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे गोदावरी दिया हुआ है। गोदावरी में प्रवदा नदियां, पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, सबरी नदी तथा वर्धा नदी, ठीक है यह आपको गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम राज्य की है। लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है अभी 6 लाख के आसपास है। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह बिहार राज्य की है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीफू कहाँ स्थित है? तो याद रखें दीफू जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक सन 1968 ईस्वी में पारित किया गया था। और जो इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में आपको बताना है कि वर्तमान में लोकपाल के जो है अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट में जो है आंसर इसका दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है। ऑप्शन है सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं के साथ सुमेलित कीजिए और उनकी पर्वत शिखर उनकी ऊंचाई इसमें दिया हुआ है। देखिए पर्वत शिखर या ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए कामेत 8000, देखिए K2 इसमें से सबसे जो ऊंचा पर्वत हो K2 होगा। तो सब K2 है तो सबसे जो अधिक ऊंचाई होगा इसी का होगा। तो 8611 हो गया आपको K2 का। फिर कंचनजंगा का 8586 हो गया। इसके बाद आपको नंदा देवी आता है तो 7816 और कामेत का 7756। तो एक का हो गया ए, दो का डी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन जो है जीरो मैंडरिंग नहीं है। जीरो मैंडरिंग जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन। तो दोस्तों आगे आपको 76 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको जो इसका पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर दूंगा, वहां से आप इसका मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखें। ये क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं पर कर यानी जो जीएसटी है यह क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो याद रखिए प्रत्यक्ष कर यह वैसा कर है कि यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, यह जिस पे लगाया जाता है वह खुद इसका भुगतान करता है, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति पर लगाया गया कर जो वह आयकर के रूप में जो है भुगतान करता है, यह आयकर जो है प्रत्यक्ष कर हो गया। व्यवसाय कर आपको प्रत्यक्ष कर, संपत्ति का कर यह भी आपको प्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, किंतु अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जो किसी और पे लगाया जाता है किंतु उसका भुगतान जो है उपभोक्ता करता है। ठीक है, ठीक है, कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि आपको फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर आप क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं। देखिए तो जीएसटी देते हैं तो यह क्या हुआ? यह उपभोक्ता इसका भुगतान कर रहा है, जबकि इस प्रोडक्ट पे आपको टैक्स लगाया है, उस भुगतान उसका कौन करता है? तो उसका भुगतान जो है आम जनता करती है। तो एक तरह से क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया। तो जैसे कि आपको वस्तुओं और सेवाओं पर यानी जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। 1 जुलाई, ठीक है, 2017 को भारत में लागू किया गया था। ठीक है, किंतु सबसे पहले जीएसटी सन 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है आपको चंबल नदी पर बना हुआ है और चंबल नदी पे यह मध्य प्रदेश में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? देखिए उद्गम की यदि बात करते हैं तो सतलज नदी का उद्गम जो है आपको भारत में नहीं है, इसका उद्गम तिब्बत से है। बाकी तीनों नदियां ये भारत में उद्गम होती हैं। सिंधु नदी जल बंटवारा किसके किसके बीच है? अगर सिंधु नदी जल जो बंटवारा या भारत, ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है। यह समझौता सन 1960 ईस्वी में हुआ था सिंधु नदी के जल को लेकर, जिसमें 20% जो जल है सिंधु नदी का वो भारत उपयोग करता है और 80% जो जल है वह पाकिस्तान इसका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 94 का मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? यह लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। देखिए इस मरणोपरांत के कामराज एम जी रामचंद्र और बी आर अम्बेडकर को भी दिया गया था, किंतु यहाँ प्रथम पूछ रहा है इसलिए आपको सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जो है मृत्यु विदेशों में हुआ था। कहाँ? विदेशों में हुआ था। ठीक है, यह एक ताशकंद समझौते के लिए गए थे तो इनका मृत्यु ताशकंद में ही सन 1966 ईस्वी में पद पर रहते हुए हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जो है मृत्यु विदेशों में हुआ? तो वह लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को, यानी चैत्र का जो पहला दिन होता है कब पड़ता है, तो आपको लगभग 22 मार्च के आसपास पड़ता है। कब? 22 मार्च के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है? उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है। जितने जितनी ऊंचाई पर जाएगा वो क्वथनांक जो होता है वो कम होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। अल्फैक्टरी संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 98 है कि इनमें से कौन सी गतिविधि जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार नहीं है वो है परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के लिए जो सबसे अधिक प्रभावी कारक है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 99 है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो यह आपको फ्यूज कहलाता है। देखिए फ्यूज जो होता है यह टीना और सीसा, ठीक है, होता है, के मिश्रण से बना होता है। क्वेश्चन आता है कि फ्यूज का जो गलनांक होता है, क्या फ्यूज का जो गलनांक होता है क्या होता है? तो फ्यूज का गलनांक जो होता है याद रखिएगा यह निम्न होता है, किंतु इसका जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध यह आपको काफी उच्च होता है। ठीक है। गलनांक इसलिए निम्न होता है कि जब कभी भी अधिक आवश्यकता से अधिक बिजली आ जाए तो यह फ्यूज जो है गल जाए। ठीक है। और इससे जो है आपका वायर है वो आपको सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए अब कथन एक है कि माल्टोज लार में उपस्थित होता है और शर्करा जो होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में। कथन दो है कि एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। तो देखिए ए और बी जो है आपको दोनों कथन इसमें क्या है, ए और बी दोनों कथन जो है आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? क्या प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इंद्रधनुष का निर्माण करना। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन तथा वर्ण विक्षेपण तीनों कारक है। मान लीजिए तो अपवर्तन इसमें हुआ है। तारा का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण करना यह भी आपको अपवर्तन के द्वारा होता है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना यह जो है आपको प्रकीर्णन का उदाहरण। किसका? याद रखिए यह प्रकीर्णन का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है कैसा? के दूध में जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम होता है अल्फा लैक्टी एलुविन। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए यह जो गाय है एक ट्रांसजेनिक गाय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उदाहरण है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो उदाहरण है 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करना, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि NaCl, हाँ ठीक है, यह साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है कि घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म का परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? अपवर्तनांक। क्वेश्चन 105 है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के रूप में जानते हैं, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाता है, नहीं, ये सीधे तरल रूप में नहीं बदलता है, वाष्प रूप में बदल सकता है। ठीक है। यानी ध्रुवापातन प्रक्रिया के तहत यह वाष्प में डायरेक्ट बदल जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर एक और तीन सही है, दो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 106 से लेकर 120 तक का जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, बाकी 121 नंबर आगे देखें। क्वेश्चन 121 है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पूर्व के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? जिससे पहले हम लोग ने बात किया, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का इसमें प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच मान बताना आपको कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है 10.5 होता है। ठीक है। आपको रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक सूत्र होता है MgOH2 होता है। ठीक है। यह जल में घुल जाता है और दूध जैसा प्रतीत होता है, जिसका प्रयोग हम पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी करते हैं। क्वेश्चन 123 है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश इंद्रधनुष बनती है। तो जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन
की वजह से जो इंद्रधनुष बनता है, तथा वर्ण विक्षेपण भी इसमें हो जाए, किंतु ऑप्शन में वर्ण विक्षेपण नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 124 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है? देखिए सीजियम और पोटेशियम, ठीक है, सीजियम पोटेशियम की जो संयोजकता होता है यह एक होता है, इसलिए यह समान हो जाएगा। ठीक है, जितने भी अक्रिय गैस है या क्या कि जितने भी अक्रिय गैस उसकी संयोजकता जो है आपको शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो जो थर्मल पावर प्लांट है यह सबसे अधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ज्वलनशील नहीं है? तो इसमें से देखिए हाइड्रोजन जो है ना यह आपको ज्वलनशील गैस नहीं है। भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को, यह सबसे हल्की गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व जो इसमें से नहीं वो टीएम है। टीएम जो है यह थुलियम, याद रखिएगा थुलियम का संकेतक है। ठीक है, थुलियम यह जो है आपको लेथेनाइड समूह का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश डैश में संचारित होता है, यानी प्रकाश जो होता है संचारित होता है किसमें? तो यह जो है आपको सीधी रेखा में संचारित होता है। किसमें? सीधी रेखा में प्रकाश संचारित होता है। और प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति जो है कार्य करता है। प्रकाश के जो कणिका सिद्धांत है, क्या प्रकाश का कणिका सिद्धांत इसको किसने दिया था? तो याद रखिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत को न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? अधातुएं धनायन बनाती हैं, और यही जो है कथन आपको गलत होगा। अधातुएं जो धनायन नहीं बनाती हैं। देखिए अधातुएं जो होती हैं, सबसे पहले समझिए अधातु क्या है? जो धातु के समान कार्य नहीं करता, जो धातु के समान कार्य नहीं करता वैसे तत्व को अधातु कहते हैं, और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्का इच्छाक, देखिए शुष्का इच्छाक हिंदी में है, इंग्लिश में जीरोफ्थिल्मिया कहते हैं, नामक रोग होता है। जीरोफ्थिल्मिया रोग जो है ये विटामिन ए के कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कमी के कारण जो है रिकेटस होता है। विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है, और विटामिन सी के कमी के कारण जो अस्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो यार एप्सम लवण जो यह मैग्नीशियम का यौगिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। देखिए हरे पौधे अपना भोजन जो कार्बनिक यौगिकों के माध्यम से नहीं, यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यही गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो जो कोरोना होता है यानी परिमंडल जो होता है उसको हम सूर्य मुकुट कहते हैं, इसको परिमंडल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की, सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? आप सभी को पता है जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, रेल इंजन का जो आविष्कार किया था ये स्टीफेंस ने किया था। गैस इंजन का डाइमलर ने किया था, और रॉकेट इंजन का गोडार्ड ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? देखिए परमाणु बल कहा रहा है यहाँ के जो सिद्धांत था इसको खोज किसने खोजा था? तो इसको जो है हिडेकी युकावा के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, देखिए जब परमाणु विखंडन सिद्धांत की खोज यदि कहे तो फिर ऑटोहन हो जाएगा आपका। ऑटोहन ने किया था परमाणु विखंडन सिद्धांत। परमाणु भट्टी का खोज किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने किया था। जो परमाणु भट्टी होता है जिससे बिजली उत्पादन होता है उसकी खोज एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। परमाणु बम किसने बनाया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा जो परमाणु बम बनाया गया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, मैथ 36 का 150 का जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग की। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, अब नियमित रूप से आपका प्रैक्टिस सेट जो आते रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।